हम्म, हम लोग लेकर चलते हैं 1857 क्रांति पूर्णतः हम लोग खत्म कर चुके थे। और 1857 क्रांति के बाद हम आते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एवं महत्वपूर्ण तथ्य। लुसेंट जो सबका मनचाहा लुसेंट बुक है, लुसेंट बुक के घोषणा को हम आज खत्म करने का निर्णय लिए हैं। जो आधुनिक भारत में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि आधुनिक भारत से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितना मेडावल हिस्ट्री हुआ, जितना आधुनिक हिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है। कथी लोग झुला रही है। उसके बाद हम लोग लेकर आते हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। 1857 क्रांति पूर्णतः हम लोग खत्म कर चुके थे। 1857 क्रांति के बाद हम लोग के चलते स्वतंत्रता अधिनियम। गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा क्या क्या है नहीं है। टॉपिक नंबर है लुसेंट का 47 टॉपिक नंबर। हम लोग लेकर आते हैं 1857 क्रांति के बारे में। उस वक्त सॉरी खत्म हो गया था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम पहला टॉपिक है। पहला कहा था भारत अंग्रेज और विरोधी संघर्ष सन्यासियों का द्वारा शुरू किया गया था। मतलब 1857 क्रांति के बाद की बात अगर बोले जाए तो 1857 क्रांति के बाद अंग्रेज ने पूर्णतः हम पर शासन करना शुरू कर दिया। पहला था जो राजा को लोग चुना करता था, अंग्रेज लोग राजा के राजा युद्ध करवाया था। जैसे घृणित कार्य के बारे में हम लोग समझा चुके थे, घृणित कार्य के बारे में, लंपट मूर्ख के बारे में, रंगीला बादशाह के बारे में, गंजरी के भंगेरी के बारे में, यह सब के बारे में हम लोग बढ़िया डिस्कशन कर चुके थे। उसके बाद वो अपना शासक भेजने का काम किया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बारे में हम बता चुके थे। अब यह सब के बाद आता है स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता अधिनियम। 1857 क्रांति जब होती है तो 1857 क्रांति में पूरा राजाओं ने क्या कर लिया, एक कर लिया था पूरा राजा, यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, जितना के राजा था, झांसी की रानी, ये सब जितना उत्तर प्रदेश के सब को सब राजा एक साथ मिल गए थे। किससे युद्ध करने के लिए? अंग्रेज को भगाने के लिए। लेकिन युद्ध किया तो जरूर था, लेकिन एन वक्त क्या होता, 1857 क्रांति टोटल सैनिक विद्रोह था जो कि सबको हरा दिया था, पछाड़ दिया था, सबको मार काट के भगा दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। उसके बाद हम लोग पर अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू कर दिया था 1858 ईस्वी से। 1858 ईस्वी शासन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो कर लगाए थे, अब 1858 के बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहा जाता है पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। अंग्रेजी विद्रोह की बात बोला जाए, सन्यासियों के द्वारा विद्रोह किया गया था, शुरू किया गया था 1887 में दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा क्वेश्चन टॉपिक में जो पॉइंट आ रही है, पॉइंट की याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था। ये सब जो स्थापना करा था टोटल अंग्रेज को भगाने के लिए। तो आप लोग बोलिएगा दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था 1887 में। तो 1887 में किसने हुआ? भारतीय सुधार समिति का स्थापना किसने करता है? दादा भाई नौरोजी। कब करता है? 1887 में। सबका एक ही मुद्दा है। मुद्दा क्या है? अंग्रेज को पलायन करना, अंग्रेज को भगाना। फांसी पर चढ़े थे कौन? भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली मार लिए थे। ना जाने वीर, जितना भी वीर है सबको सब क्या कर दिया था? वो बलिदान दिए थे अपने आप को देश को बचाने के लिए ना। कितना वीर जवानों ने क्या कर दिया? बलिदान दे दिया। सबका मुद्दा एक ही था। मुद्दा क्या था? अंग्रेज हमारे देश छोड़कर चले जाए, यह ना था। इसीलिए ना जाने कितने वीर शहीदों ने गोली खाया, ना जाने कितना फांसी पर चढ़ गया। अभी वो सबका क्या बार जाएगा। अब 15 अगस्त दिन उस सबका नाम लिया जाएगा साउंड में, जो हम लोग भी मना रहे हैं धूमधाम से, है कि ना। 15 अगस्त की बात बोला जाए अपना कोचिंग में खतरनाक रूप से बड़ा धूमधाम से इस बार मनाया जाएगा। जैसे हो बेहतर ढंग से मनाया जाएगा, लगना चाहिए हाँ कुछ मना रहे हैं। 15 अगस्त का तुम लोग तैयार रहना, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं। तो भारतीय सुधार समिति का गठन जब किया गया था 1887 ईस्वी में, 87 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? बस पॉइंट याद रखना। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। अगर कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में,
85 में। कांग्रेस का स्थापना कब होता है? 1885 में। किसने किया था? एओ ह्यूम ने। किसने किया था? एओ ह्यूम ने। पहले अंग्रेज का ही देन था कांग्रेस, याद रखना। किसका देन था? अंग्रेज का देन। लेकिन जब दादा भाई नौरोजी ने क्या कर दिया था, यहाँ पर भारतीय सुधार समिति की स्थापना करता है 1887 में, उसी वक्त क्या किया था? 1887 में ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति क्या हो गया? कठोर हो गया। मतलब कठोर का मतलब समझते हो? मजबूत हो गया। उसके प्रति आप क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है। आगे है दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? दादा भाई नौरोजी, दत्त एवं बाचा ने, 3 गो दादा भाई नौरोजी ने, दत्त ने एवं बाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर धन निकास की प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, दत्त बाचा ने क्या किया था? वो धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और दादा भाई नौरोजी ने धन का प्लाइन सिद्धांत का वर्णन अपने पुस्तक में पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया था। अगर दादा भाई नौरोजी को बोला जाए, पुस्तक की बात बोला जाए, कौन पुस्तक है, क्या बोलेगा? पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें क्या बोला गया था? धन का प्लान। धन का प्लान के बारे में दादा भाई नौरोजी ने यही बुक में अपना लिखा करते थे। आई सब इंग्लिश पुस्तकों में लिखा किया करते थे, इंग्लिश शब्द उनका था। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे। याद रखना बुआ, ये सब बेहतर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को आप पकड़ते रहिएगा। कहा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय, अगर बात बोला जाए, कौन था? WC बनर्जी। कौन था वो? WC बनर्जी, यह नाम है। कहा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन था? WC बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। वह चुनाव क्या कहते? वह हार गए थे। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अब यहाँ पर देखो क्या क्या हुआ, प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। जो कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे कौन था? दादा भाई नौरोजी। याद रहेगा, दादा भाई। इन्होंने लिबर्टी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिशबरी से 1892 में चुनाव जीता था। ये सब कांग्रेस का आदमी, याद रखना, सब किसका आदमी है? कांग्रेस का। इधर ना होगा, अब क्वेश्चन देख रही हो, देखो यही ना होगा। कहा था वो आगे है नेक्स्ट में, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया था। मुस्लिम लीग का स्थापना और बंगाल विभाजन 1906 में, और बंगाल विभाजन 1905 में। मेन रीजन क्या बंगाल विभाजन का समझ रहे हो? मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय क्या करना? अलग करना। वो जानता था मुस्लिम और हिंदू एक साथ अगर बढ़ चढ़ के मेरे पास आएगा ना, तो हम इसको हरा नहीं सकते हैं। अंग्रेज के पहले से सिद्धांत था, फूट डालो और शासन करो। इसका मतलब यह होता है, अगर जो घर तुमसे नहीं टूट रहा वो घर में दरार डाल दो। अगर 2 भाई है, 2 भाई आपस में क्या है, एकदम संगठन बनाया हुआ है, तो अंग्रेज की नीति कहलाता है, दोनों भाइयों के जाओ कन्फ्यूज कर दो। तेरे बारे में भैया एक बोल रहा था, उसके बारे में वो बोल रहा था, दोनों में दरारें पैदा करना शुरू कर दो। अगर दोनों भाई तब पर भी दरार नहीं होता है, तो निश्चित रूप से दोनों की निश्चित पत्नियां होगी। पत्नियां के जाकर कान में भरना शुरू करो। हो सकता है वो अपन कान में रात में जाकर भरेगी, ऑटोमेटिक अलग होगा, आज नहीं होगा कल अलग होगा। उसी प्रकार क्या किया था, बंगाल विभाजन में मुस्लिम हिंदू दोनों भाईचारा था, बहुत ज़्यादा भाईचारा था मुस्लिम हिंदू में। वो देख लिया, जो भी मतलब लागू करने का अधिकार होता है, सब मुस्लिम हिंदू एक साथ मिल जाता है। ब्रिटिश से जो रूल था, उसको आवाज़ उठाने के लिए, उसको दबाने के लिए हिंदू और मुस्लिम एक साथ होता है। ये क्या किया जाए, इसको हिंदू और मुस्लिम क्यों ना अलग किया जाए। अब ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम और हिंदू को अलग करने के लिए तरह तरह का पैतरा अपनाया। तो पहला पैतरा क्या था, वो बंगाल विभाजन कर दिया। तो याद रखना 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा किया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है किसके शासनकाल में, किसके एवज में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन। याद रहेगा, बंगाल विभाजन 1905, देखो 7 बोले 1905 क्या हुआ था? 1905 20 जुलाई 1905 किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के विरोध हुआ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में
स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। याद रखना, बंगाल विभाजन के विरोध किया गया था। कब किया गया था वो? 7 अगस्त। मतलब शुरू किया था 20 जुलाई, जून जुलाई, उसके बाद अगस्त, और 7 जुलाई 1905 को कलकत्ता टाउन्स हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ, मतलब लागू भी हो गया। याद रखना गया। अगर बात बोला जाए इसका विरोध कब किया था वो? 7 अगस्त को। कब किया गया था? 7 अगस्त को। कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता के क्या बोला? टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त को विभाजन को क्या घोषणा को रद्द करने के लिए बोला गया, लेकिन रद्द नहीं किया। ऊपर से क्या करता वो? 16 अक्टूबर को और 1905 में पूर्णता क्या कर दिया? लागू कर दिया। अगर नामकरण की बात बोला जाए, बंगाल विभाजन अलग घोषणा कब किया था? 20 जुलाई 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में। और उसका विरोध किया गया था कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता टाउन हॉल में। कब? 7 अगस्त 1905। पूर्णता लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905। डेट याद रहेगा। ये 3 डेट हमेशा याद रखना। 1605। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि याद रखना, बंगाल जब विभाजन होगा, अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है चीज को? अगर माने तुमने घर को बोलेगा अलग अलग कर दो, तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? तुम्हारे पिताजी के माइंड में क्या आएगा? 2 तो बेटा ही था, दोनों बेटा अलग अलग हो गया। खराब लगता है कि नहीं? तो बंगाल अगर शोक दिवस की बात बोला जाए तो कब होता है वो? 16 अक्टूबर। उस दिन बंगाल पूर्णतः प्रभावित हुआ था। बंगाल विभाजन जो अब पूर्णतः लागू होगा, उसी दिन बंगाल को क्या कहता है? शोक दिवस के रूप में। कब? 16 अक्टूबर। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन के राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। राखी दिवस पर मना। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। वंदे मातरम की हुआ नारे लगाए गए थे। कब? 16 अक्टूबर को। याद रखना, विभाजन नहीं चाहिए हमें बंगाल का, बंगाल एक है, ये सब नारे बुआ लगाए गए थे 16 अक्टूबर को। और राखी दिवस के रूप में मनाया था 16 अक्टूबर को। उसी प्रकार बोला जाए शोक दिवस को भी 16 अक्टूबर को। बंगाल विभाजन पूर्णतः लागू हुआ था 16 अक्टूबर को। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन को स्थापना की घोषणा किया गया था और 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में यह रद्द करने की मांग किया गया था। रद्द तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन की घोषणा पूर्णतः लागू कर दिया था और 16 अक्टूबर को ही वो क्या कहा था यहाँ पर शोक दिवस के रूप में मनाया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार राखी दिवस के रूप में भी कब मनाया था वो? 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर राखी दिवस। और वही दिवस में कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन का मतलब स्वयं का आंदोलन, स्वयं राज का आंदोलन। जो वंदे मातरम किनारे दिए गए थे, विभाजन नहीं चाहिए बंगाल किनारे दिया गया था, बंगाल एक होना चाहिए यह नारे दिया गया था। क्या याद रहेगा? या क्या है? बंगाल विभाजन के रूप में। बंगाल विभाजन देख रहे हो, मतलब बंगाल एक हो, बंगाल कभी भी 2 टुकड़े में नहीं बंटना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन पूर्णतः इसको रद्द कब किया गया था मालूम है? 1911 में। कब किया गया था? 1911। मतलब 6 साल बाद बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। इसी प्रकार पता चलता बंगाल अभी एक है, नहीं तो बंगाल 2 टुकड़ी में हो जाता है, मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय। हिंदू मुस्लिम अभी भी चल जाएगा बंगाल में। तो हिंदू मुस्लिम खतरनाक लड़ाई होता है, बहुत लड़ाई होता है, खतरनाक रूप से लड़ा होता है। हिंदू मुस्लिम में बंगाल में सबसे ज्यादा युद्ध होता है। यह है बंगाल। हम लोग से यहाँ कुछ नहीं होता है। अभी जिस जगह पर हम लोग बसे हुआ है, यहाँ पर बात लोग मुस्लिम संप्रदाय न है तब ना, है कि ना? तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे देश में मुस्लिम संप्रदाय के भी लोग रहते हैं, हिंदू संप्रदाय के भी लोग रहते हैं, तो आपस में मिल भाव से रहा करें ना। आपस में क्या रहना चाहिए? मिल कर रहना चाहिए। आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन बताया जाता है नेक्स्ट में, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम, अगर बात बोले स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने था, तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। संजीवनी एक पुस्तक का नाम है। कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में क्या मिला था? संजीवनी में 1905 के प्रस्तुत किया गया था। तो ये था वो 1905 का यह सब आंदोलन था। आंदोलन मत बोलो, इसे कहते हैं बंगाल विभाजन। कब हुआ था? 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का नामकरण हुआ था, घोषणा किया गया था। 7 अगस्त जो कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका विरोध किया गया था 7 अगस्त 1905 को, लेकिन रद्द तो नहीं किया। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या था? पूर्णतः लागू किया गया था। पूर्णतः मत बोलो, उसको प्रभावी ढंग से क्या कर दिया? लागू किया गया था। उसके बाद बुलाया था
1905 में, ये सब हो गया। उसी के दिन 16 अक्टूबर को क्या हुआ रे, 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वदेशी आंदोलन के रूप में मनाया जाता है। और स्वदेशी आंदोलन जब होता है उसमें नारे क्या दिया था, वंदे मातरम, बंगाल एक हो, बंगाल विभाजन ना हो, यह सब नारे दिया गया था स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन की बात अगर बोला जाए तो स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस में था, कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन का वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर तुमको बोला जाए आंध्र के डेल्टा मतलब समझते हो, डेल्टा का मतलब होता है द्वीप, क्या होता है, द्वीप मतलब चारों ओर जैसे पानी हो और बीच में डेल्टा का निर्माण हो। और कोनो मूवी बने तो हीरो हीरोइन छूट जाता है डेल्टे पर, समंदर में कभी नहीं देखी है, उस प्रकार से जो कहीं अगल बगल देखेगा तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ बोला था आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना है। हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, वंदे मातरम के रूप में किसे जानता है, तो क्या बोलेंगे, आंध्र डेल्टा। आगे हुआ है स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और पूना में मुंबई में तिलक ने और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। अगर स्वदेशी आंदोलन की बात बोला जाए, स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन ने भाग लिया था, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा स्वदेशी आंदोलन दिल्ली में कौन, दिल्ली के नेतृत्व करता कौन था, सैयद हैदर राजा ने। और मद्रास की बात बोला जाए कौन, चिदम्बरम पिल्ले ने। पूना मुंबई दोनों में क्या था, तिलक ने ना, बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब में कहा था लाला लाजपत राय, इसी का था लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय, ठीक है, तो लाल बाल पाल, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन में दिल्ली में नेतृत्व करता कौन था, वो सैयद हैदर राजा। मद्रास की बात बोला चिदम्बरम पिल्ले, पूना मुंबई की बात बोला जाए बाल गंगाधर तिलक, पंजाब के बोला जाए लाला लाजपत राय, ठीक है। ये सब विरोध किया था, स्वदेशी आंदोलन का नेता थे, क्या थे वो, स्वदेशी आंदोलन का नेता। अब से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, 1906 से लेकर चलेगा 1947 तक, क्या केवल युद्ध, केवल लड़ाई 1947 तक चलेगा। उसके बाद देश को क्या मिलेगा, आज़ादी मिलेगा, पूर्णतः देश बोला जाता है आज़ादी 1947 के बाद। आगे लेकर चलते हैं, 1906 की बात अगर बोला जाए, 1906 में अगर बोलते हैं, 1906 में वो कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता में करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज पार्टी की मांग प्रस्तुत किया था। अगर बात बोला जाए कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, तब हुआ 1906 में। अब 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना, क्या बोलना है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है, 1906 में। और यहाँ पर कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज पार्टी की मांग किया था। अगर हम तुमसे पूछेंगे स्वराज पार्टी की मांग कब किया गया था, 1906 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में ना, बंगाल विभाजन शोक दिवस मनाया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर। राखी दिवस मनाया था 16, वंदे मातरम दिवस मनाया था 16 अक्टूबर। बंगाल एक हो कब मना देगा, 16 अक्टूबर। ये सब याद रहेगा ना बढ़िया से। बंगाल विभाजन पूर्णतः क्या किया था, अलग किया गया था, विभाजन हुआ कब, 20 जुलाई 1905 को। उसका पूर्णतः लागू किया गया था कब, 16 अक्टूबर 1905 को। रद्द करने की मांग किया गया था 7 अगस्त 1905 को। कहाँ रद्द करने की मांग किया गया था, दिल्ली कोलकाता के टाउन हॉल में ना, याद रखना, याद रहेगा, दिल्ली के टाउन हॉल में। उसके बाद बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1906 में क्या बोलेगी, दादा भाई नौरोजी ने पहली स्वराज पार्टी की मांग किया था। तो स्वराज पार्टी की मांग किसने किया था, वो दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था, 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना कब किया था, 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। बंगाल विभाजन 1906 में। तुम लोग को याद करवा रहे, याद रहेगा, चलो ठीक है, पढ़ के जाओ इस प्रकार जो बोला मत। अगला क्वेश्चन की बात, कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण विशेष टिप्पणियां क्या थी, मतलब कांग्रेस के बारे में कुछ अंग्रेज ने क्या क्या कहा था उसके बारे में समझो। अभी कांग्रेस कोई अस्तित्व नहीं है बाहर भारत में। अभी किसका झंडा लगा हुआ, बीजेपी का। किसका लगा हुआ, बीजेपी। कांग्रेस था, जो कांग्रेस का सर्वप्रथम स्थापना हुआ था 1885 में, लेकिन अभी किसका झंडा लगा हुआ, बीजेपी झंडा। तो हम लोग कांग्रेस बारे में कुछ टिप्पणियां, कुछ कमेंटबाजी हुआ करता था, कमेंटबाजी
जो डफरिन क्या बोलता है, ध्यान दो। डफरिन कांग्रेस के बारे में क्या सोचा करता था, कहता है कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कांग्रेस कितना घिनौना ही लोग समझ रहा था। डफरिन कहता है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी, मतलब सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, जो नंगी आंखों से जिसे नहीं देख पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक मतलब छोटा कास्ट, अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, बाकी वाद किसी को नहीं। डफरिन के अनुसार जिन्होंने केवल सूक्ष्मदर्शी का अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, बाकी बात इसका क्षमता नहीं है तो किसी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, या किसका कथन है, डफरिन का। किसका, डफरिन का। डफरिन है तब ना डर डर के इन्होंने कमेंट किया, डॉ से डफरिन, डॉ से डर गया तब इन्होंने बोला जो अल्पसंख्यक और सूक्ष्मदर्शी का केवल ये प्रतिनिधित्व करता है। जानता अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, छोटा, निम्न जाति, SC ST, उन्हीं को अल्पसंख्यक मतलब ऐसे याद करना। डफरिन गया डर, तब जाके छोटे मोटे आदमी का बोलता है प्रतिनिधित्व करता है। छोटा मोटा आदमी कौन, वह सूक्ष्मदर्शी आदमी, और वह बोलेगा जो अल्पसंख्यक वर्ग के आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। किसने, डफरिन ने, या कमेंट किया था किसने, डफरिन ने, याद रखना। आगे बोलता है कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन दिग्गज था खिलाड़ी, मतलब उस टाइम का खिलाड़ी, बैट बॉल में नहीं। कर्जन, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन कहता है जो कांग्रेस जो था लड़खड़ा कर गिर रही है, मेरे इच्छा है इसको शांतिपूर्वक हम मरने में इसको मदद करूं। या किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने। खास हम ऐसे सुने शांतिपूर्वक बैठ जाए चेयर पर और मरते हुए इसको मदद करूं शांतिपूर्वक से। किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने ना। या मर रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये लड़खड़ा रहा, ढनमना रहा, या किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन। नहीं याद हो तो ऐसे याद रखना, कांग्रेस मर रहा है, किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस लड़खड़ा रहा है, किसने कहा था, अब मेरे इच्छा मैं इसको क्या करूं, मरने में मदद करूं, किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को मैं मरने में मदद करूं, या किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन, याद रहेगा। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था, डर डर के क्या बोला था, ये अल्पसंख्यक और सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड कर्जन, कर्जन समझे, लॉर्ड कर्जन, लड़ना, लड़ाकू विमान, नाम है लॉर्ड कर्जन, करजो। ये कहा था हम मरने में, यानी कि वो लोग मरेगा तो हम शांति से देखेंगे, और नहीं मरेगा तो उसको मदद करूंगा मारने में। या किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन, याद रहेगा, लॉर्ड कर्जन। आगे लेकर चलते हैं, अगला बोलता अरविंद घोष ने क्या कहा था, सुनो। सब गलत की टिप्पणियां आती है। अरविंद घोष कहा था, जो अरविंद घोष अपने देश कराने वाला है। कांग्रेस 6 रोग से मरने ही वाला है। कांग्रेस किससे मरने वाला, 6 रोग से, मतलब कांग्रेस अब 6 रोग से मरने वाला है। किसका टिप्पणियां है, अरविंद घोष का ना। 6 रोग से मरने वाला है, इसीलिए इसको बीमारी, अरविंद घोष, घोष वाला बीमारी हो गया, बोलेगा अब 6 रोग से मरने ही वाला है। कौन, अरविंद घोष। तो हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में कौन था, लॉर्ड डार्विन। लॉर्ड डार्विन ने क्या बोला था, डफरिन, सॉरी लॉर्ड डफरिन क्या बोला था, या अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था, कांग्रेस लड़खड़ा कर मरने वाला है, और मेरा इच्छा है जो शांतिपूर्वक इसके मरने में हम क्या करूं, सहायता करूं। बताओ, वही सहायता मदद करूं। आई क्या, 6 रोग के समान है। कौन बोला, अरविंद घोष ने। क्या बोला, कांग्रेस से क्या है, 6 लोग से मरने वाला है। बंकिम चंद्र चटर्जी देखो क्या बोलता है, ये भी खतरनाक आदमी है। इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इन्होंने बोला था बेसन चर्चे ने, गांधी जी अर्ध नग्न फकीर है, भिगमंगा है, इसको कपड़ा पहनने के लिए कुछ नहीं है, आधा नंगा फकीर है, इन्होंने कहा था। इसका कहा था वो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक होते हैं। कांग्रेस के लोग क्या होते हैं, पदों के भूखे होते। या किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या बोला है, बंकिम चंद्र चटर्जी। मतलब हम लोग 4 को आ गया ना। लॉर्ड डफरिन ने क्या बोला था, या वो लॉर्ड डफरिन बोला था जो या सूक्ष्म जीव एवं अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड कर्जन ने बोला था हम इनको मरने में सहायता करेंगे, शांतिपूर्वक ही मर जाए वही काफी है, नहीं मरता तो हम सहायता करेंगे ना। उसके बाद
अरविंद घोष क्या बोलता है? ये क्षय रोग सब मरने ही वाला है। और चटर्जी क्या बोलता है? ये कांग्रेस जो है पदों के भूखे होते हैं। ए लड़का ध्यान दो, कांग्रेस क्या होता है? पदों के भूखे होते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो कितना खतरनाक टिप्पणियां होता है, कमेंटबाजी हो रहा है। इससे हम लोग तो कमेंटबाजी कुछ न करते हैं, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर सबसे खतरनाक कमेंटबाजी लोग किया है कांग्रेस के प्रति। इतना खतरनाक बोल दिया। हम तुमको बोलेंगे कुमकुम खा लिए, मतलब खाना का भुक्कल हो, गरिया लेगी तुरंत। राजनीतिक में याद रखना, कुछ बोल देगा। राजनीतिक में इतना पलटबाजी चलता है, इतना पलटबाजी चलेगा, कुछ क्या बोले, तुरंत बोलेगा ये खराब है, अगले इलेक्शन में बोलेगा बाप रो तो भगवान है। तो राजनीतिक वो है सबसे खराब। अगर हमारे भारत के हैं तो राजनीतिक है, गंदा राजनीतिक है। अश्विनी कुमार दत्त क्या बोलता है? दत्त समझी थी इससे पहले, दत्त जो बोले थे। अश्विनी कुमार दत्त बोलते हैं कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। मतलब केवल 3 दिन तक चलने वाला तमाशा है, 3 दिन के बाद यह पुनः समाप्त हो जाएगा। ये किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने। क्या बोला था? कांग्रेस 3 दिन का क्या है? तमाशा है। जैसे हम 3 दिन के मेला करते हैं ना, काली पूजा, दुर्गा पूजा, विशाल पूजा, जन्माष्टमी, क्या दिन का होता है? 3 तमाशे नहीं करते हैं। तमाशा का मतलब क्या? नाच गान हो रहा हो, तमाशा हुआ। कभी मम्मी पापा का मुंह सुनी होगी, या अपने भाई बहन में लड़ाई कर रही होगी, या अन्य पूरा बिछाड़ कर रखी हुई तमाशा कर रही है, बोलती। इसी प्रकार अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था ये कांग्रेस के कितने का तमाशा है? मात्र 3 दिन के तमाशा है। लाला लाजपत राय क्या कांग्रेस के बारे में बोलते हैं? ध्यान दो। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। आप देखो लाला लाजपत राय क्या बोलता है, क्या बोला? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन के दिमाग के क्या है? उपज है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। क्या कमेंट याद हुआ? आगे ध्यान दो। आगे बोलता है बिपिन चंद्र पाल। कहा था बुआ कांग्रेस याचना करने वाली संस्था। मतलब याचना मतलब समझते हो? हाँ, याचना मतलब क्या? नहीं समझ रही हो? कांग्रेस याचना केवल टिक्का टिप्पणी लगाने वाला है, खाली बोलने वाला है, करने वाला कुछ नहीं है। तो कांग्रेस बुलाता है, बिपिन चंद्र पाल बोले थे कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। एक बोलता है वो मरने वाली संस्था है, एक बोलता है क्षय रोग से मरने वाला है, एक बोलता है सूक्ष्मदर्शी है, एक बोलता है 3 दिन का तमाशा है। मतलब कांग्रेस का कोई कुछ बुझवे नहीं, जो मन है सो। अश्विनी कुमार दत्त क्या बोल दिया? 3 दिन का तमाशा। याद रखना, इस सब तुमको कमेंटबाजी हुआ था कांग्रेस के बारे में। आगे लेकर चलते हैं। नशा छोड़ गया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगर स्वराज शब्द का सर्वप्रथम अगर बोला जाए, स्वराज शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? शब्द का कौन लाया था? दयानंद सरस्वती। याद रखना, स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले, कहा था वो स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी, जिसे गरम दल, उग्रवादी को हम क्या कहते हैं? वो गरम दल। याद रखना, स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी मतलब गरम दल, उदारवादी मतलब नरम दल। ठीक है, उग्रवादी क्या बोलेगे बुआ? गरम दल। उदारवादी क्या बोलेगा? नरम दल। नामक 2 दलों की विभाजित हो गई। यानी गरम दल और नरम दल क्या होता है? विभाजना हो गया, खत्म। विभाजित कर दिया था 1907 में। एक गरम दल नेता था उग्रवादी, उदारवादी मतलब नरम दल की। गरम दल अब अलग हो गया और नरम दल क्या हो गया? अलग हो गया। आप गरम दल के नेता में कौन जाएगा मालूम है? लालवाल पाल। मतलब जिसमें जोश हो, जिसमें कहा था गरम दल में क्या? खून के बदला खून। मेरे घर में चोरी कर रहा, मेरे घर में लूट रहा, तो हम भी उसको मारेंगे। वो हमको मारा तो हम भी उसको क्या करेंगे? मारेंगे। ये है गरम दल, उग्रवादी। और नरम दल में क्या होता है? उदारवादी में ई गाल में मारो, दूसर को गाल, मतलब महात्मा गांधी, वो है नरम दल ना, उदारवादी। महात्मा गांधी कहने का मतलब यह होता है हम ऐसा अपने आप को बना लेंगे जो अंग्रेज स्वयं हमारे देश छोड़ के क्या चला जाएगा। उग्रवादी क्या कहना था? नहीं, जब तक उसको हम नहीं मारेंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएगा। उग्रवादी का मतलब यही होता है। सब भगत सिंह किसमें था? उग्रवादी।
भगत सिंह किसमें था? उग्रवादी। मार के बदले मार, खून के बदले खून। चंद्रशेखर आजाद खून के बदले खून। वही उन्हीं का डायलॉग सनी देओल, तुम मुझे क्या बोलता है, खीरा खून के नहीं, वो डायलॉग है खत्म। हाँ तो चीर दूंगा। इस प्रकार तब कश्मीर उश्मीर तब चलबो नहीं किया था। कश्मीर तो 1947 के बाद विभाजन हुआ न, LOC जो घटना घटा था 1947 के बाद, तो विभाजित हुआ था नरम दल और गरम दल। ये दोनों को कब हुआ था? अलग हुआ 1907 में। गरम दल के नेता सबसे परफेक्ट मेरा नेता है। और तुम लोग का गरम दल के नेता कहानी बताएगा, तुम लोग को भी अच्छा लगेगा। कौन? गरम दल। हम मारेंगे नहीं तो मरेंगे, यही ना हम लोग कहना है। हम लोग ये है, एक काल में चाटा खाएंगे, दूसरों को चाट बढ़ा देंगे। हाँ मतलब अच्छा बताओ, शांति सम्मेलन कौन करता है? समझौता कौन करेगा? जिसमें पावर नहीं होता है वही समझौता कराता है। जिसमें बुआ खून रहता है, जिसमें पैसा गर्मी रहेगा ना, जो तुमको मारा है उसके पिताजी बोले जाओ मार खाओ पहले, समझौता तो बाद में होगा। पहले फट्टम पट्टी मारो, उसके बाद समझौता। समझौता कौन करता है? नॉर्मल आदमी। दिग्गज आदमी कभी देखिए होगा समझौता होता है उसका? नहीं होता है। कहाँ? वो छोड़ो, नॉर्मल होगा। हाँ यार, अगर समझौता कौन करता है? जिसको नेता लीडर में जाना हो, जिसको आगे लोभ हो, वो क्या करता है? नरम दल में दोनों को समझाने की कोशिश करता है। कौन? जिसको लोभ हो। इन्हें समझना वो अच्छा आदमी बन रहा है, अच्छा बन के तुम्हें वोट हथियाएगा नहीं। गरम दल नरम दल, अब ये पढ़ाएंगे नरम दल के बारे में और गरम दल के बारे में। जिसको लोभ लालच भरल पड़ल होगा बुआ, उसको याद, जिसका सत्ता का शौक होगा, वो आपस में क्या मिलाने काम करेगा बुआ, मिल जाओ। आप पीठ पीछे क्या करेगा? बुराई। और मुंह पर क्या करेगा? खुलेआम बड़ाई। इस प्रकार बड़ाई करेगा, इस प्रकार बड़ाई करेगा, लगेगा बाप रे बाप, केवल मेरे ही बारे में सोच रहा है। आप पीठ पीछे इतना खतरनाक बुराई करेगा, अगर सुन लेंगे तो हड्डी पिघल जाएगा। ओहन ओहन बुराई करेगा। तो बुआ जो इस प्रकार बड़ा बड़ा पॉलिटिकल, जिसे बड़ा बड़ा पॉलिटिकल आदमी नहीं देखते हो, संसद MLA MP, तुरंत इस पार्टी से पार्टी, वो पार्टी से ई पार्टी, है कि ना? तो विभाजित हो जाता है बुआ, याद रखना। आगे लेकर चलते हैं। इस समय याद रखना, प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। बिना स्वार्थ को कोई तुमको कुछ नहीं कर सकता है। ना दोस्ती, ना यारी, ना प्रेम, ना GF, ना फलना चिल्ला। GF को फुल फॉर्म बता। देखो वो वही सोचिए सकता, गलत फहम। ऐसा कोनो बात नहीं। जी मतलब गर्ल, हाँ मतलब फ्रेंड। जी मतलब गलत, F मतलब फहमी। गलत फहमी मत रहा करो, खत्म हो जाएगा। तब GF तो गलत फहमी में भूल से ना तो खत्म हो जाएगा। वो गलत फहमी होता। कथिल बोलेगी केना लड़की दोस्त? लड़की का भी दोस्त होती है। बात तुम बोला हम मान गए, हमें तो बुढ़वा के यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोस्त नहीं। फिर वही बोल दिया आपका दोस्त नहीं ना बताएं। कोई ना, चलो ध्यान दो। तो मेरे ऊपर कथी लेकर चलाएगा? बोलते हैं सच में, हम क्या आपका दोस्त मिले, आपका तारीफ कर रहे हैं। मेरा दोस्त कोई ना है, ऑनलाइन बोल रहे हैं। बात करते हैं बोले ना क्या सब लड़की लोग का बात नहीं बोलना। गलत फहमी ना, ठीक नहीं बोले रहे, गलत फहमी बोल से ना। ध्यान दो, हम लोग लेकर चलते हैं। कहाँ थे? भूलियो गए, मत बता। गरम दल के नेता, नरम दल के नेता, ठीक है। आगे बोलते हैं बुआ, रास बिहारी बोस ने की थी। अगर गरम दल की नेता और नरम दल के नेता विभाजना की बात बोला जाए तो किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। गरम दल अलग रहेगा, नरम दल क्या रहेगा? अलग। क्योंकि पता है गरम दल और नरम दल में क्यों अलग हो गया? पता, गरम दल मार के चलाता था। आप भी बेचारा बोलता था कथित लड़ाई कर लिया, तुमको लड़ाई करने के लिए बोले थे। आप दोनों मतभेद हमेशा होता था, इसलिए बोला तुम अपना रहिए और हम अपना रहेंगे। तो गरम दल में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, तो लाला लाजपत राय, रे लड़का ध्यान दो, इस सब व्यक्ति भगत सिंह था गरम दल में। और नरम दल में कौन थे? महात्मा गांधी। जितना बोर पुराण जितना व्यक्ति थे, जितना बोर पुराण जो लाठी पकड़ने वाले व्यक्ति थे, वो सब नरम दल में चला है। और जितना जोशीला जितना था वो सब कहाँ चल गया? गरम दल में। समझ मारा? आज जोशीला बनेंगे, हड्डी उड्डी कौन काम का आएगा?
अभी मान लिया 23, 24, 25 साल में तुम जिम नहीं करेगा, 5 घंटा नहीं पढ़ेगा ना, कहीं जाएगा नहीं, तन के धर्म के नाम पर कुछ लुटाएगा नहीं, तन धन दौलत नहीं, पैसा कमाएगा, आदमी नहीं बनेगा, तो कौन काम की ये तो वो शरीर हट्टा कट्टा शरीर है कि ना। आप जिम कर रहा है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग मार रहा है, उसको हम खाली आरती उतारेंगे, प्रार्थना करेंगे, मत मारो, तो कौन काम की चीज शरीर बनाया हुआ है। अब कोई दो लड़का मिल के वो लड़की के तंग कर रहा है कहीं मार्केट में, हम जिम बना कर आए है, हमरा की मतलब है, तो कौन काम का तुम जिम बना कर आए? कोई काम का नहीं जिम, वहीं पर ठोठिया दो, जो होगा देखा जाएगा। जिम करेंगे यही द्वार, जिम करो तो उनका बेनिफिट का ही देखा। आगे लेकर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने, बातें बुआ मत करो, मेरे बात मत करो, स्वदेशी आंदोलन के बारे में बोलता जाए। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध गीता अमार सोनार बंगाल, नाम अल्टरनेट है क्योंकि बंगाल के रहने वाले थे, अमार सोनार बंगाल, याद रखना ये बंगाली थे। रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के थे? बंगाली थे। शांतिनिकेतन का जन्म हुआ था और इंदिरा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे, शांतिनिकेतन कॉलेज का नाम है, ठीक है, बंगाल में पढ़ता है। तो अमार सोनार बंगाल लिखा गया था, कहा जाता है यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। जो बांग्लादेश जब आजाद होता है, अलग होता है 1971 में, 1971 के बाद वो राष्ट्रीय गीत कौन बन गया? अमार सोनार बंगाल, बंगला। ये जो है वो राष्ट्रीय गीत किसका है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश अलग कब होता है? 1971 में, 1971 में। आगे लेकर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने वार्सिल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किया था। याद रखना, वो अश्विनी कुमार दत्ता ने वार्सिल में स्वदेशी बांधव समिति क्या किया था? स्थापना। अब 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु हम लोग लेकर चलते हैं, बातें बोलने करो। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। अब 1893 में एक्चुअली कौन सी घटना घटी थी? 1893 में कौन है? 1893 में क्या चीज हुई थी, इसके बारे में हम लेकर चलते हैं। तो कहा था वो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, 1863 से लेकर 1902 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे थे। 1893 ईस्वी की घटना सुनो क्या हुआ था। तो 1893 के बाद बोला जाता है स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे थे और सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया था। कितना मिनट हुआ? 2 मिनट बोलने की समय दिया था विवेकानंद ने। कब दिया था? याद रखना, अमेरिका के शिकागो में, ठीक है। किस पर दिया था? सर्वधर्म सम्मेलन में। पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने केवल उन्हें बलिक भारत के विश्व के सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें तूफान हिंदू कहा जाने लगा। समझो, मतलब 2 मिनट जहां बोला नहीं, कौन? विवेकानंद ने। उसमें 2 मिनट में इस प्रकार प्रवचन दिया, भाइयों और बहनों, जब अमेरिका में बोलते हैं तो वहां पर तालियों के गड़गड़ाहट इतना पड़ गया, तब उन्हें क्या कहा जाने लगा? वो तूफान हिंदू कहा जाने लगा। अरे बता, तूफान हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। तूफान हिंदू, तूफान एक्सप्रेस ना, तूफान हिंदू के नाम से जाना है। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 की भारत भूमि पर वापसी हुई और 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर वर्ल्ड प्रकाशित किया था। तुम ये क्वेश्चन निश्चित याद रखना, यहाँ पर जो लेखमाला न्यू लैम्प फॉर वर्ल्ड प्रकाशित किया था किन्होंने? विवेकानंद, सॉरी विवेकानंद, अरविंद घोष, हाँ योगीराज अरविंद घोष, ठीक। आगे 16 नवंबर 1893 इसको एनी बेसेंट ने, 16 नवंबर 1893 की एनी बेसेंट ने 1847 से 1833 ईस्वी में भारत आई हुए वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीय से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने। भारतीय से क्या कहा था? मैं हृदय से
तुम्हारे साथ हूँ, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्हारी लोक से मैं एक ही हूँ। 1893 में महात्मा गांधी ने 1869 से 1948 महात्मा गांधी का फिर शासन आता है। शासन को मत बोलो मतलब कहा था उनका कार्यकाल आता है 1869 से लेकर 1948 तक। अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। कौन? महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में। कहा? दक्षिण अफ्रीका। किस लिए गए थे? याद रखना, मुकदमे के लिए। किसके मुकदमे? अब्दुल्ला सेठ नामक के मुकदमा के लिए उन्होंने कहा गया था? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्या वहां से क्यों रहा है? मजा आ रहा है? कुछ तो बात है। ये बढ़ रहा है रे, और देख रही हो। चलो आगे लेकर चलते हैं। कहा था क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 के वर्ष महत्वपूर्ण है। कहा था नासिक में चापेकर बंधुओं एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया गया था। इसके बाद की बात अगर बात बोला जाए, नेक्स्ट पॉइंट कितना मिनट की वीडियो हुआ? 40। चलो इसके बाद नेक्स्ट कल क्लास करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्लास कराएंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। बंद करो। हाँ 20।